बल्कि 22nd था, सॉरी टू से 22nd चैप्टर था हमारे पास जो हम डिस्कस कर रहे थे कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के नाम से, और इसके कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हम डिस्कस कर चुके थे। आज हमने उससे आगे फर्दर कंटिन्यू करना है। आज हमारा सेकंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव पे डिस्कशन स्टार्ट होगी, दैट इज कैलकुलेट ऑपरेटिंग इनकम यूजिंग कंट्रीब्यूशन मार्जिन एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो की बात करते हैं। अब ये क्या चीज़ है, अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन एंड हाउ is it used to compute operating income. A traditional income statement classifies cost by function, product cost and period cost. अब बेटा जो हम शुरू से एक इनकम स्टेटमेंट बनाते आ रहे हैं, जो आप लोगों ने शुरू से सुनी, जिसको हम स्टार्ट लेते होते हैं कि सबसे पहले हम सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद फर्दर आगे हम मूव करते हैं तो उसके बाद हम लोग अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। तो इन शॉर्ट वहाँ पर हम अपने एक्सपेंसेस को, हम अपनी कॉस्ट को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जो कि हमारे पास कौन सी होती है, प्रोडक्ट कॉस्ट होती है और एक पीरियड कॉस्ट होती है। लेकिन आज हम अपनी वर्किंग को चेंज करने जा रहे हैं। आज हम एक इनकम स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं एक नए स्टाइल के साथ, और वो नया स्टाइल हमारे पास क्या होगा कि उसमें हम अपनी कॉस्ट को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे बाय बिहेवियर। इसमें एक हमारे पास होगा वेरिएबल और एक हमारे पास होगा फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं। ठीक है जी, एक वेरिएबल होगा और एक हमारे पास कौन सा होगा, फिक्स होगा। ठीक हो गया जी। अब फिक्स है और वेरिएबल है, ये डिस्कशन हमारी लास्ट लेक्चर के अंदर आपके साथ हो चुकी थी कि हमने किस तरह से इसको कंटिन्यू करना था। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन आगे देखिए बेटा, वो कहता है द डिफरेंस बिटवीन नेट सेल्स रेवेन्यू एंड वेरिएबल कॉस्ट इज द कंट्रीब्यूशन मार्जिन। यानी कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन हम किस तरह से निकालते हैं बेटा जी, कि डिस्कशन हमारी क्या है, नेट सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये नीचे अगर आप एग्जाम्पल में देखिए तो आपके सामने मेंशन है कि नेट सेल्स रेवेन्यू हमारे पास ये है। अब हमने सेल्स रेवेन्यू किस तरह से कैलकुलेट किया कि 500 पर टेबलेट हमारी सेल प्राइस है और इसको मल्टीप्लाई किया 200 टेबलेट्स के साथ। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 लाख रुपए की नेट सेल्स रेवेन्यू आ जाए, और इसमें से माइनस करेंगे किस चीज़ को, वेरिएबल कॉस्ट को। अब वेरिएबल कॉस्ट हमने किसने कैलकुलेट की कि 275 पर टेबलेट हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है और मल्टीप्लाई बाय 200 टेबलेट्स। अब एक बात यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा बेटा कि रेवेन्यू और वेरिएबल कॉस्ट में जो आपकी क्वांटिटी है वो हमेशा सेम होनी चाहिए। यहाँ पे भी 200 टेबलेट्स आपको नजर आ रही हैं, इधर भी आपको 200 टेबलेट्स नजर आ रही हैं, और यहाँ मल्टीप्लाई किया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के साथ और यहाँ मल्टीप्लाई किया सेल प्राइस पर यूनिट के साथ। तो 1 लाख रुपए की टोटल सेल्स और 55,000 रुपए की हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट। जब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो रिमेनिंग 45,000 हमारे पास बचेगा। इट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इसको हम किस चीज़ का नाम देंगे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन का हम इसको नाम देते हैं। ऊपर हमने लिखा भी है कि इट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन बिकॉज इट इज द अमाउंट दैट कंट्रीब्यूट्स टू कवरिंग द फिक्स कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट तो हमने कवर कर ली अपनी सेल्स में से, अब जो रिमेनिंग हमारे पास 45,000 बचा है ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। किस चीज़ को कवर करने के लिए, फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए। पॉइंट समझ आ गया बेटा। अब इसमें से फर्दर अगर हम फिक्स कॉस्ट माइनस कर दें तो हमारी इनकम हमारे सामने आ जाएगी, क्योंकि वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट ये दोनों हमारी मिलाकर बनती है टोटल कॉस्ट। तो जब अपने रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो जो बाकी बचेगा उसको हम फिर क्या नाम देंगे, इनकम का नाम दे देंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई बेटा जी। अब उसके बाद आगे चलते हैं, यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन की बात करते हैं। अब देखिए बेटा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन को अगर यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर ये पूरा का पूरा डाटा जहाँ मेरा कर्सर नजर आ रहा है हम इसको पर यूनिट पर ले जाएंगे। सेल्स भी पर यूनिट की, वेरिएबल भी पर यूनिट की, तो हमारे पास जो मार्जिन आएगा वो भी कितना आएगा, पर यूनिट के हिसाब से आएगा। द कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ यूनिट अमाउंट। नोट में हमने क्या मेंशन किया, द टर्म्स यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आर, ठीक है जी, यूज इंटरचेंजेबली। यानी कि दोनों एक ही चीज के नाम है, यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन या कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, ये एक ही बात होती है हमारे पास। अब इसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका भी हमारे पास था, वो क्या था कि जो टोटल और कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमने निकाला था प्रीवियस स्लाइड में, लाइक 45,000 रुपया, अगर मैं इस 45,000 रुपये को 200 के ऊपर डिवाइड कर दूं, क्योंकि ये मार्जिन जो हमने निकाला था ये टोटल 200 टेबलेट्स का था, तो अगर मैं इसको 200 पे डिवाइड कर दूं तो एक यूनिट का भी मेरे पास आ जाए। यानी कि एक तरीका तो ये है ना कि पर यूनिट में से पर यूनिट का हमने माइनस किया, और एक तरीका ये है कि टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालकर उसको यूनिट्स के ऊपर डिवाइड कर दें, तो वो भी हमारे पास क्या आ जाता है, पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे पास आ जाएगा। क्लियर होगी बात बेटा जी। अब इसी में एक नई चीज़ आगे फर्दर मूव करते हैं, दैट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो की अब हम बात कर रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन की रेशो किस तरह से कैलकुलेट होती है। अब इसके ऊपर बात की देखिएगा बेटा। अ थर्ड वे टू एक्सप्रेस कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज एज अ रेशो। अब रेशो कैलकुलेट किस तरह से होती है, नीचे फॉर्मूला अगर आपको नजर आ रहा है तो देखिएगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय सेल्स। जैसे आपको याद होगा बेटा, हमने प्रीवियस टॉपिक में अपने डिफरेंट रेशोज के बारे में डिस्कस किया था। जैसे प्रॉफिट रेशो हमने निकाली थी तो प्रॉफिट ओवर सेल्स किया था ना, यहाँ पर हमने मार्जिन रेशो निकालनी है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पर ये ना परसेंटेज आ जाएगी किस चीज़ की, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो के 45%। यानी कि अब अगर मैं इस रेशो को बाय वर्ड्स एक्सप्रेस करना चाहूँ तो आई कैन से दिस कि मेरा जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है
वो हमारी सेल्स का 45% है, यानी कि जितनी हमारी सेल्स होगी उसका 45% क्या होगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा। बात समझ आ गई बेटा जी? तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था कंट्रीब्यूशन मार्जिन का। अब हमने क्या करना है कि इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन के कॉन्सेप्ट को अब इसको इनकम स्टेटमेंट के ऊपर कैसे अप्लाई करना है। अब जरा देखिएगा, ये हमारे पास एक इनकम स्टेटमेंट्स हैं। मैंने दो इनकम स्टेटमेंट्स यहाँ पे रखी हैं जिसको आपस में कंपेयर किया ताकि आपको नजर आए। ये है एक लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास गिवन है, दैट इज ट्रेडिशनल इनकम स्टेटमेंट। जो स्टार्ट हम करते थे नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हमारे पास क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट, और फर्दर माइनस किया सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस, तो हमारे पास क्या आ गया, ऑपरेटिंग इनकम। अब जरा गौर से देखिए कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कौन सी कॉस्ट आती है, प्रोडक्ट कॉस्ट, और सेलिंग एंड एडमिन में कौन सी कॉस्ट आती है, पीरियड कॉस्ट। यानी कि हम अपनी कॉस्ट को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते थे, प्रोडक्ट और पीरियड। प्रोडक्ट और पीरियड कॉस्ट का डिफरेंस क्या है ये भी बताता चलूँ। प्रोडक्ट कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जो पर प्रोडक्ट कैलकुलेट की जा सकती है, लाइक मटेरियल है, पर प्रोडक्ट कितना लगा, लेबर है, पर प्रोडक्ट कितनी लगी, तो ये कॉस्ट वो होती है जो प्रोडक्ट कॉस्ट होती है। और पीरियड कॉस्ट वो होती है जो प्रोडक्ट के हिसाब से कैलकुलेट तो नहीं होती, वो टाइम पीरियड के हिसाब से कैलकुलेट होती है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल वो पर मंथ का होता है, लाइक रेंट ऑफ फैक्ट्री वो पर मंथ की होती है। तो ये पीरियड हमारे पास पीरियड कॉस्ट होती है। लेकिन अब हमने इस इनकम स्टेटमेंट को स्वैप कर लिया किसके साथ, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनकम स्टेटमेंट के साथ। अब यहाँ पर देखिए तो हमने कॉस्ट को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। अब इसमें वेरिएबल कॉस्ट भी है और इसमें फिक्स कॉस्ट है, कि पहले हमने सेल्स में से किसको माइनस किया, वेरिएबल को, और वेरिएबल के बाद हमारे पास क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से आपने फिक्स कॉस्ट को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, ऑपरेटिंग इनकम। यानी कि जो प्रीवियस हमारी डिस्ट्रीब्यूशन थी, जैसे हम पहले से डिस्कस करते थे, यानी कि हम पहले डिस्कशन क्या किया करते थे, प्रोडक्ट और पीरियड की। अब हमने इस प्रोडक्ट पीरियड कॉस्ट को पहले आपस में टोटल करके मिक्स करके टोटल कॉस्ट रखा, अब उसमें से वेरिएबल को अलग किया और फिक्स को अलग कर लिया। तो ये मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट और उसके साथ साथ फिक्स कॉस्ट की डिस्कशन मेरे पास ये आ रही है। क्लियर होगी बात बेटा जी? इसमें कंफ्यूजन तो नहीं किसी भी किस्म की? अब उसके बाद आगे चलते हैं। ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनकम स्टेटमेंट, ये यहाँ तक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया कि व्हाट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे कैलकुलेट होता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कैसे कैलकुलेट होता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो कैसे कैलकुलेट होती है, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है। ये सारी डिस्कशन हमने अपनी यहाँ पर आज छोटी छोटी सी डिस्कशन है, ये सारी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जिसके ऊपर हमने बात करनी है, यूज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस फॉर प्रॉफिट प्लानिंग। अब हमारा जो मेन टॉपिक हमने शुरू किया हुआ है बेटा, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट सीवीपी। अब इसको प्रॉफिट की एंड प्लानिंग के अंदर हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, अब इसको देखिएगा कि हाउ इज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस यूज्ड। मैनेजर्स यूज इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉस्ट बिहेवियर टू मेक बिजनेस डिसीजन, कि जो कॉस्ट का हमारा बिहेवियर है, लाइक फिक्स कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, इन चीज़ों को फिर हमारे मैनेजर्स क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं किस चीज़ के अंदर, अपने बिजनेस के डिसीजन के अंदर। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस इज अ प्लानिंग टूल दैट लुक्स एट द रिलेशनशिप अमंग द कॉस्ट एंड द वॉल्यूम एंड हाउ दे अफेक्ट्स प्रॉफिट, और ये हमारे प्रॉफिट पर किस तरह से चीज़ें अफेक्ट करती हैं। हम इन चीज़ों को सामने रखकर अपने प्रॉफिट के डिसीजन इसके ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी? अब देखिए जी, टारगेट प्रॉफिट की बात हम लोग कर रहे हैं। अब टारगेट प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। थ्री अप्रोचेस हमारे पास है। सीवीपी एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ सेल्स नीडेड टू अचीव अ टारगेट प्रॉफिट, यानी कि अगले साल में अगर आप एक टारगेट प्रॉफिट पहले से डिसाइड करते हैं, कि सपोज कर लेते हैं कि जी हम कहते हैं जी हमें 1 मिलियन का प्रॉफिट चाहिए अगले साल में। अब 1 मिलियन का प्रॉफिट टारगेट करने के लिए हमें कितनी सेल्स रिक्वायर्ड है, क्योंकि सेल्स और प्रॉफिट ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। सेल में से कॉस्ट माइनस होती है तो फिर जाकर प्रॉफिट आता है। तो हम अपने पास एक टारगेट सेट कर रहे हैं कि हमें अगर 1 मिलियन का हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, तो उस 1 मिलियन के प्रॉफिट के लिए हमें कितनी सेल्स रिक्वायर्ड होगी। उसके पास इस चीज़ की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास तीन मेथड्स हैं। देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ एस्टिमेटेड सेल्स रिक्वायर्ड टू मेक अ प्रॉफिट। इक्वेशन मेथड है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन अप्रोच है, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो अप्रोच है हमारे पास। ठीक है जी? अब ये क्या चीज़ें हैं, तीनों को कैसे यूज़ करेंगे, अब जरा वन बाय वन आप हमारी इसकी डिस्कशन देखिएगा। स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले हम लोग इक्वेशन अप्रोच के ऊपर। अब आपको याद होगा बेटा, ये इक्वेशन अप्रोच हमारे पास क्या कहती है, an equation can be used to estimate the number of units a company needs to sell to achieve a target profit or total sales। ठीक है जी? अब देखिए बेटा, नेट सेल्स रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग इनकम। ये बात हमने बड़ी कॉमन सी पढ़ते आ रहे हैं, अकाउंटिंग में बारहा पढ़ी है कि सेल्स में से कॉस्ट माइनस करें तो इनकम आती है। अब यहाँ पर हमने दूसरी क्वेश्चन में इस कॉस्ट को स्प्लिट करके आपको दिखा दिया कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि नेट सेल्स रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें, फिर फिक्स कॉस्ट माइनस करें, तो फिर हमारे पास क्या आती है, ऑपरेटिंग इनकम आती है। अब जरा गौर से देखिए, हमने यहाँ पर अब इसके ऊपर वर्किंग करनी है। ये मैंने सामने रखा हमने कहा कि इफ़ स्मार्ट टच लर्निंग डिज़ायर अ टारगेट प्रॉफिट ऑफ $6,000। एक स्मार्ट टच लर्निंग एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बिजनेस है, उसने टारगेट किया है $6,000 प्रॉफिट का। यूजिंग द इक्वेशन अप्रोच इट फाइंड इट नीड्स टू सेल 80 यूनिट्स, कि 80 यूनिट इनको सेल करने पड़ेंगे। अब ये फाइंड कैसे किया, अब जरा इक्वेशन के ऊपर आइए, वन बाय वन स्टेप जरा मेरे साथ देखते रहिएगा बेटा।
नेट सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टारगेट प्रॉफिट। टारगेट प्रॉफिट में 6000 हमने पहले से पुटअप कर लिया। फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो हमें पहले से पता होती है, हमने वो भी यहाँ पर पुटअप कर ली। यूनिट सोल्ड हमने फाइंड करने हैं कि कितने यूनिट बेचने पड़ेंगे, वो हमने यहाँ पर यूनिट सोल्ड के नाम से लिखा। मल्टीप्लाई वेरिएबल पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास कितनी है 275, और नेट सेल्स हमारे पास पर यूनिट की सेल कितनी है 500, और यूनिट सोल्ड हमने कैलकुलेट करना है। यानी कि ये क्वेश्चन में वैल्यूज पुटअप कर ली। अब असल में हमने इसमें क्या फाइंड करने हैं, यूनिट सोल्ड के कितने यूनिट बेचेंगे तो हमारे पास क्या आती है, क्या टारगेट प्रॉफिट आता है। अब अगले स्टेप में आकर देखिए तो हमने क्या किया, यूनिट सोल्ड इसमें भी है, यूनिट सोल्ड इसमें भी है। हमने इसमें से यूनिट सोल्ड को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, उसको सेपरेट निकाल लिया। तो पर यूनिट सेल माइनस पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, इसको हमने आपस में माइनस किया तो 225 पर यूनिट, ये आपके पास क्या निकल आया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अभी पीछे हम पढ़ कर आए हैं कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट का निकल आया, मल्टीप्लाई बाय यूनिट सोल्ड इज इक्वल टू, अब ये 6000 प्लस 12000, ये प्लस 12000 कहां से आया, ये जो 12000 माइनस हो रहा है यहाँ पर, ये इक्वेशन के इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस। तो इट मीन्स दैट टोटल 18000 इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 225 पर यूनिट। अब ये 225 पर यूनिट यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 18000 डिवाइडेड बाय 225 पर यूनिट, तो यूनिट सोल्ड फाइनली आपके पास कितने निकला है, 80 यूनिट्स निकला है। इसका मतलब कि हम अपने इस सीवीपी एनालिसिस की जो इक्वेशन हमने बनाई थी प्रॉफिट की, उस इक्वेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी के साथ अपना टारगेट प्रॉफिट सेट करके हम अपने यूनिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने यूनिट्स सेल करें हम लोग करें तो हम अपने टारगेट प्रॉफिट को अचीव कर सकते हैं। तो नाउ वी कैन से दिस कि अगर हम 80 यूनिट सेल आउट कर दें अपने, ठीक है जी, 80 यूनिट्स अगर हम सेल करते हैं तो हम अपने टारगेट प्रॉफिट 6000 के ऊपर बड़ी आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। ये पहली वर्किंग थी हमारे पास जिसको हमने इक्वेशन अप्रोच के थ्रू कैलकुलेट किया। अब उसके बाद आगे चलिए हमारे पास नेक्स्ट अप्रोच कौन सी आती है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन अप्रोच, सीएम अप्रोच के ऊपर बात करते हैं। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन अप्रोच इज अ शॉर्टकट मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट्स। द इक्वेशन अप्रोच इज रीरिटन टू डिराइव द फॉलोइंग इक्वेशन। अब देखिए जरा, हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला राइट डाउन किया आपके सामने। फॉर्मूला क्या कहता है, रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट्स। अगर हम रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। ये फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पर सेट आउट किया। अब इस फॉर्मूले में हम लोग क्या करते हैं, अपनी वैल्यूज पुट अप करेंगे और बड़ी आसानी से यूनिट्स निकाल सकते हैं। जरा लुक एट दिस, अब आपके सामने है इस वक्त फॉर्मूले में वैल्यूज कैसे पुट की। फिक्स कॉस्ट हमारे पास कितने की थी, 12000 रुपये की, प्लस उसमें टारगेट प्रॉफिट को हमने ऐड कर लिया कितने का, 6000 का, तो टोटल 18000 हो गया, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो हम लोगों ने यूज़ किया। ठीक हो गया। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो हमने पहले कैलकुलेट की थी, ये ऊपर मैंने वो भी कैलकुलेट करके दोबारा दिखाई है। तो 45% का पुटअप किया। तो रिक्वायर्ड सेल्स इन डॉलर निकालना चाहते हैं तो 40,000 रुपये की सेल्स में हम अपना 6000 का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब हमने यहाँ पर दो चीज़ें कैलकुलेट की हैं। पहले हमने इक्वेशन अप्रोच के थ्रू क्या फाइंड किया था, यूनिट्स, और इसके अंदर हमने क्या फाइंड किया, डायरेक्टली सेल्स की अमाउंट फाइंड आउट कर ली। यानी कि अगर को हमसे यूनिट्स के बारे में पूछना था तो हम ये कह सकते हैं कि 80 यूनिट्स बेचकर हम अपने प्रॉफिट को अचीव कर सकते हैं, और अगर कोई सेल्स का पूछे तो हम ये कह सकते हैं कि 40,000 रुपये की सेल्स पे हम अपना रिक्वायर्ड 6000 का जो प्रॉफिट है वो क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं इसके अंदर। क्लियर हो गई बात बेटा? तो ये था हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक इस रिलेवेंट टू द कंट्रीब्यूशन मार्जिन अप्रोच के थ्रू हम लोगों ने जो काम किया इसके अंदर। क्लियर हो गई बात जी? अब उसके बाद आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव आता है, यूज सीवीपी एनालिसिस टू परफॉर्म सेंसिटिविटी एनालिसिस। अब ये सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या चीज़ है, जरा इसके ऊपर देखिएगा। वो क्या कि हाउ इज सीवीपी एनालिसिस यूज फॉर सेंसिटिविटी एनालिसिस। मैनेजर कैन यूज सीवीपी रिलेशनशिप टू कंडक्ट सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी एनालिसिस इज अ व्हाट इफ, अगर ये काम हो तो क्या होगा, अगर ये हो, यानी कि हम अपने बिजनेस में डिफरेंट तरह की चेंजेस को एक्सपेक्ट करके उसकी वर्किंग करना चाहते हैं कि अगर हमारी सेल प्राइस बढ़ेगी तो क्या होगा, अगर हमारी कॉस्ट बढ़ती है तो क्या होगा, अगर हमारी कॉस्ट कम होती है तो क्या होगा, अगर हमारा वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो कम होगा, क्या होगा, यानी कि हमारे प्रॉफिट पर क्या अफेक्ट्स आएंगे, किस चीज़ को लेकर, प्राइस के, कॉस्ट के, वॉल्यूम के। तो इन सारी अजम्पशंस को अगर हम चेक करना चाहते हैं तो इसके थ्रू हम फिर क्या काम कर सकते हैं, चेंजेस इन सेल प्राइस। सपोज करते हैं जी हम सेल प्राइस में अब अपनी चेंज करते हैं, ज़रा गौर से देखिएगा। इफ द सेल प्राइस चेंजेस फ्रॉम 500 टू 475, पिछले हम एग्जांपल में अभी तक जो पर यूनिट की सेल प्राइस वो 500 पढ़ते आ रहे थे, लेकिन अब हम कहते हैं कि हम अपने सेल प्राइस क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, कितनी, 475। द नंबर ऑफ यूनिट्स नीडेड टू ब्रेक इवन, ठीक है जी, इंक्रीजेस फ्रॉम 45 टू 600। अब ये ब्रेक इवन की बात है, रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक हो गया जी। अब टारगेट प्रॉफिट हमने यहाँ पर जीरो रख लिया, यानी कि अब एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि प्रॉफिट जहाँ पर जीरो होता है हमारी अकाउंटिंग उसको क्या नाम देती है, ब्रेक इवन का नाम देती है। ब्रेक इवन का मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस है,
कि ना तो उस पॉइंट के ऊपर कोई प्रॉफिट है, ना उस पॉइंट के ऊपर हमें कोई लॉस होता है। यानी कि अगर मेरे से कोई अब ये क्वेश्चन करना चाहे, मेरा क्वेश्चन वगैरह गौर से सुनिएगा कि कितने यूनिट्स बेचने पर हम नो प्रॉफिट नो लॉस के सिचुएशन में आ जाएंगे, कि जहां पर हम ना तो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं ना ही कोई लॉस होगा हमें। तो अगर वो कैलकुलेट करना चाहता हूं तो लुक एट दिस, यहाँ पर देखिए कि फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट। अब टारगेट प्रॉफिट मैंने क्या रख लिया, जीरो, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि हमें कोई प्रॉफिट नहीं कमाना, ना ही हमें लॉस कमाना है, तो जीरो जीरो एज्यूम कर लिया। फिक्स कॉस्ट हमारी ऑलरेडी कितनी, 12। कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कैसे निकलता है बेटा, सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब सेल प्राइस 500 की बजाय हमने कितनी रखी है, 475 पर यूनिट। हमारे पास ऑलरेडी कितने की कॉस्ट थी, 275 की। तो इट मींस दैट वी कैन से दिस कि 475 रुपए के हिसाब से अगर हम यूनिट्स बेचते हैं तो 60 यूनिट बेचने पर हम नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन के अंदर आ जाएंगे। बात समझ आ गई बेटा? 60 यूनिट बेचने पर हम क्या करेंगे, किस पोजीशन पे आ जाएंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस के सिचुएशन के ऊपर आ जाएंगे। पॉइंट समझ आ गया बेटा जी? इसी तरह से अभी हम पीछे टॉपिक पे सेंसिटिविटी एनालिसिस में हमने क्या पढ़ा कि सेल्स को चेंज करने से क्या होगा। तो एक पहला सेंसिटिविटी एनालिसिस आपके सामने आ गया कि व्हाट इफ अगर हम सेल्स को 475 पर लाते हैं तो हमारा पर जो ब्रेक इवन है वो कितने यूनिट्स पे आ गया, 60 यूनिट पे आ गया। इसी तरह से अगर मैं कहता हूं जी मैं अपनी वेरिएबल कॉस्ट चेंज करना चाहता हूं, तो वेरिएबल कॉस्ट को मैंने, ठीक है जी, लुक एट दिस, ये वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर बात आ गई। मेरी पहले वेरिएबल कॉस्ट कितनी चल रही है, 275। अब मैं अपनी वेरिएबल कॉस्ट को 275 से चेंज करके कितना करना चाह रहा हूँ, 285 करना चाह रहा हूँ। तो फिर से मेरा वही पूरा का पूरा फॉर्मूला, अब यूनिट्स कितने आ गए, 56 यूनिट। यानी कि अब एक और एनालिसिस करके ये देख लिया कि अगर हम अपनी वेरिएबल कॉस्ट को 10 रुपये इंक्रीज करते हैं तो 10 रुपये इंक्रीज करने के साथ हमारे कितने यूनिट्स पर ब्रेक इवन आएगा, 56 यूनिट्स के ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, ब्रेक इवन आ जाएगा। ब्रेक इवन का मतलब है नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में आ जाएंगे। इसी तरह से अगर हम फिक्स कॉस्ट में चेंज करना चाहते हैं, फिक्स कॉस्ट पहले हमारी 12,000 चल रही है, अब 12,000 की जगह पे कितना करते हैं, 15,000 है, तो फिर क्या होगा कि 67 यूनिट्स। यानी कि अब ये है बेसिकली हमारे पास एक सेंसिटिविटी एनालिसिस चल रहा है। हमने डिफरेंट एस्पेक्ट से इसको क्या किया, सेंसिटिविटी एनालिसिस कैलकुलेट किया है। क्लियर होगी बात जी? तो ये था हमारे पास सीवीपी एनालिसिस का यूज सेंसिटिविटी एनालिसिस के लिए, कि अगर हम अपना कॉस्ट को चेंज करते हैं, अगर हम अपने फिक्स कॉस्ट को चेंज करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को चेंज करते हैं, या हम अपने सेल प्राइस को चेंज करते हैं, तो किस तरह से ये चीज़ें हमारे प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट होती हैं। इस चीज़ को हमने क्या क्या नाम दिया। अब यहाँ पर एक छोटी सी वर्किंग आपके सामने देखिए, हमने यहाँ पर एक चार्ट बनाकर आपको दिखाया है। ये चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ज़रा आप लोग बाद में भी जब वीडियो आप लोग देखेंगे तो इस चार्ट को ज़रा गौर से पढ़िएगा कि इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन सेल प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। कि अगर हम सेल प्राइस पर यूनिट हम इंक्रीज करते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट ये भी बढ़ जाएगा, और ब्रेक इवन पॉइंट हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये दो रिजल्ट्स हमने यहाँ पर शो किए हैं कि ये रीजन, ये कॉजेज हैं, और इन कॉजेज की वजह से कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर क्या इफेक्ट आएगा और ब्रेक इवन पॉइंट्स पर इसके क्या इफेक्ट आएंगे। इस चार्ट को बेटा आप लोगों ने गौर से पढ़ लेना है, और इस सारे चार्ट के पीछे एग्जांपल्स आपको सारी की सारी नजर आ रही हैं, क्योंकि हमने जितनी भी चेंजेस हैं वो पीछे हम पढ़कर आए हैं। सेल प्राइस को चेंज किया तो क्या इफेक्ट आया, वेरिएबल कॉस्ट को अगर हमने चेंज किया तो क्या इफेक्ट आया, और इसी तरह से फिक्स कॉस्ट को अगर हमने चेंज किया तो क्या इफेक्ट आया। ये सारी चेंजेस हम पीछे पढ़ कर आए हैं बेटा। ये अब एक लास्ट छोटा सा टॉपिक इसमें हमारे पास आता है, यूज सीवीपी एनालिसिस टू कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ऑपरेटिंग लेवरेज एंड मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन पॉइंट्स की बात हम इसमें करने लगे। ठीक है जी। अब सबसे पहले चीज़ हमारे पास इसमें जो कैलकुलेट करना है हमने, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये एक नई वर्किंग है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, नीचे देखिए फॉर्मूला हमने यूज़ किया है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 100 टैबलेट सेल करेंगे, और हमारा ब्रेक इवन कितने यूनिट्स के ऊपर है, 54 यूनिट्स के ऊपर। तो इसका मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर हमारा कितना निकलेगा, 46 टैबलेट्स। अब ये हमने यूनिट्स की फॉर्म में निकाला, और अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम डॉलर यानी कि रुपीज़ की फॉर्म में निकालना चाहते हैं तो फिर वही फॉर्मूला हमारे पास, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस पर यूनिट। कितने यूनिट्स निकाले थे, 46 यूनिट्स, तो 500 रुपये पर यूनिट है, तो इसका मतलब 23,000 रुपये की सेल्स जो होगी वो हमारी क्या कहलाती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाती है। और अगर हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड सेल्स इन यूनिट्स। तो यहाँ से हमारे पास परसेंटेज निकल आएगी किस चीज़ की, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के रेफरेंस से आ जाएगी। क्लियर होगी बात जी? देन उसके बाद हमारे पास आता है जी ऑपरेटिंग लिवरेज, हमारे पास आ गया। तो ऑपरेटिंग लिवरेज में हमारे पास अब, बल्कि ऑपरेटिंग लिवरेज को अगर आप क्विट भी कर देंगे तो इट्स ओके फाइन, कोई मसला नहीं है। ये हमारे पास एक नॉन इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं। चलिए जी, यहाँ तक का बेटा हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। ये हमारे कोर्स का लास्ट टॉपिक था जिसको हमने कंप्लीट किया। ठीक है जी, बाकी डिस्कशन इंशाल्लाह ताला हम अपने इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं।